तो तुम्हारे एनसीईआरटी में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी है, तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। इसका मतलब क्या, पहला पॉइंट का मतलब ये है मैटर। ठीक है, तुमने मैटर जो जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैटर कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैव मास इज मैटर। ठीक है, तो उस मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या है, ठीक है, उसको क्या बोला गया, एटम बोला गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बाकी ये तो जब डाल्टन ने दिया था ना, तब ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने दिया था उस टाइम पे जब ये डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने इसको ही स्मॉलेस्ट यूनिट मान लिया था कि इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर करंट टाइम पे देखा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो उस टाइम पे ना इन्होंने एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट पाया था, मतलब इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम का ना लैटिन लैंग्वेज में नेम भी होता है कि इनडिविजिबल। एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। ठीक है, तो किसी मैटर में जो इनडिविजिबल एटम्स होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया तुम्हारा। दूसरा पॉइंट है ये है कि जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, ऑल द एटम्स, उनकी एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मतलब जैसे हमारा तुम्हारा सोडियम है, तो उसका मास कितना होता है, 23 होता है, 23 U, एक एटम का मास। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल होता है। ठीक है, ये नहीं कि अभी 23 है, अभी कल देखेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मास क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं क्या होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन 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 सी होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं इनको। केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, ठीक है, कि कोई रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो किसी भी एटम की ना जो इलेमेंट होता है वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, आइडेंटिकल मास होते हैं। ठीक है, और जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, मतलब जैसे दो टाइप के अलग अलग एलिमेंट है, दो एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, तो दोनों का मास भी डिफरेंट मतलब मास भी डिफरेंस हो ही सकता है, मगर प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंट होंगी। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंट जरूर होगा, मास में भी डिफरेंस होता है। बट कुछ ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिनका मास सेम होता है, जिनको हम आइसो बास बोलते हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। बट मोस्टली क्या होता है, मासेस में डिफरेंस होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसका ये मतलब है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये एलिमेंट हो गया, मान लो एक बार सोडियम था, एक क्लोरीन था, अब दोनों जोड़ेंगे क्या बनाएंगे, NaCl, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए और एक कंपाउंड बनाया। तो यही तीसरा पॉइंट है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है। मतलब ना ही क्रिएशन होता है, ना ही कोई कुछ भी डिस्ट्रॉय होता है। जैसे मैंने अभी कल तुमको पढ़ाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन मास क्या था कि तुम्हारा जो रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्शन थी, मान लो ये तुम्हारा S2 है, ठीक है, प्लस O2 है, गिव्स H2O है। तो जितना ही इसका सब मास होगा ना, उतना ही मास इधर भी रहेगा। मतलब ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होगा, ना ही कोई मास क्रिएट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आइटम है तो 2 ग्राम। ठीक है, O2। अब देखो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, पहले इसको बैलेंस करते हैं। इसको अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे दो दूनी चार, चार हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे दो दूनी चार, चार हो गए, इसको दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। ठीक है, अब बैलेंस हो गई। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे मास कितना हो गया, एक हाइड्रोजन आइटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम, अगर 1 मोल होता है। ठीक है, अगर यू में देखें तो एक आइटम का मास कितना होता है, 1 U। तो यहाँ पे दो और दो दूनी चार, यानी कितना हो गया, 4U। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U। यहाँ पे कितने हैं, दो, तो 16 2 32U। ठीक है, इधर देखो H2O का मास कितना होता है, 18U। यहाँ पे कितने हैं, दो। ठीक है, कितना हो गया, 36U। इधर कितना होगा, 36U। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जो मैंने कल तुमको दिखाया था। ठीक है, तो अगर मास कंजर्व है तो देखो एटम्स को भी कंजर्व होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये एटम कंजर्व नहीं होंगे तब तक तुम्हारे मास सेम आ ही नहीं सकता। ठीक है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है और ना ही कोई नया एटम बनता है। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ भैया।